हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 10 ईयर्स टेक पर। हम लेकर आ गए हैं साइंस का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम आपको कराएंगे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं या सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है आपका विद्युत ऊर्जा का। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को कहते हैं हम यूनिट। और हमने इसकी पहले लेक्चर में बताया था आपको, इसका पूरा नाम क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एक यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं हम? एक यूनिट। फुल फॉर्म क्या होती है यूनिट की? अगर पूछ ले एग्जाम में तो बताओगे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, ये एक यूनिट दे रखा है और एक यूनिट किसके बराबर होती है? यही हमारी होती है 1 किलोवाट घंटे के बराबर। इसको हमें किस में तोड़ना है? इसको तोड़ना है हमें जूल में। तो जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। और जूल का जो मात्रक होता है, जूल को हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं वाट सेकंड। तो कुल मिलाकर हमें किस में तोड़ना है? 1 किलोवाट घंटे को वाट सेकंड में बदलना है। तो भाई लिख लेते हैं हम 1 किलोवाट घंटा। तो इस किलोवाट को किस में बदलना है हमें? वाट में। तो चलिए लिखते हैं। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। तो हमने वाट में तोड़ लिया। अब बात करते हैं घंटे की। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? तो वो हम लिख लेते हैं। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी? पहले मिनट में बना लो। अगर मैंने लिख दिया 60 मिनट तो इसका मतलब क्या है? 1 घंटा। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। तो ये किस में बदल गया? वाट सेकंड में बदल गया। अब इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 6 और 6 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया? 36 आया। उसके बाद कितनी जीरो है इसमें? 1 2 3 4 5। तो ये क्या लिख दिया हमने? 10 टू द पावर 5 वाट सेकंड। और वाट सेकंड को ही क्या लिखा जाता है? जूल लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो कोई हमसे पूछे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 किलोवाट में या 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो उसका आंसर क्या लिखोगे? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सीरीज में 1 या 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन जरूर लेके आते हैं। तो हम लेके आए हैं पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन और इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है ये हमें इसमें देखना है। तो केवल वैद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या कोई क्षेत्र नहीं। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका आंसर क्या है? वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं हम। जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमने पढ़ा था उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और कूलाम का नियम होता है एक, जो हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। उसके हिसाब से क्या होता है, जब किसी चालक में केवल आवेश उपस्थित होता है, या फिर बोल सकते हैं अगर आवेश स्थिर होता है, तो वहां क्या उत्पन्न हो जाता है? तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम कुछ ट्रिक बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई आवेश है और आवेश कैसा है? स्थिर है, यानी B इसकी कैसी है? 0 है। तो ये क्या उत्पन्न करेगा? ये केवल उत्पन्न करेगा तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा ये? वैद्युत क्षेत्र। और यदि आवेश गतिमान है, आवेश क्या है? 0 नहीं है, और 0 नहीं है और इसकी स्पीड कैसी है? 0 के साथ साथ नियत है, यानी कि इसका वेग समान है, जो चल रहा है वो समान गति से चल रहा है। तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? इसमें उत्पन्न होता है तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र
और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। क्या क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि स्पीड या वेलोसिटी जो हमने आवेश की करी है वो जीरो नहीं है और नियत भी नहीं है, यानी कि उसकी स्पीड कभी ज्यादा हो जा रही है और कभी कम हो जा रही है, तो वहां क्या क्या उत्पन्न होता है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो वहां हमारे पास एक और चीज उत्पन्न होती है जो मैक्सवेल ने बताया था। ये उत्पन्न होती है तुम्हारी एक वैद्युत क्षेत्र जो पहले हो रहा था, आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र होगा, और तुम्हारा यदि आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो क्या हो गया? एक चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया। लेकिन तीसरा पद आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, जो किसकी वजह से उत्पन्न होती हैं? वो उत्पन्न होती हैं त्वरित वेग से गतिमान आवेश की वजह से। तो ये वाली बात भी लिख लेते हैं। तीसरा क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो एक न्यूमेरिकल है। तो पढ़ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन इस प्रकार है, 250 वोल्ट तथा 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? तो इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारा आईटीआई में भी आ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इजी है काफी, पढ़ने में तुम्हें लग रहा होगा, कंफ्यूजन कर रहा होगा सवाल कि ऐसा क्या है इसमें। तो जब भी इस टाइप से सवाल आए तो सबसे पहले ये देखना है कि ये सवाल जो आया है इसमें कितनी परिपथ जो लगा हुआ है उसमें परिपथ में कितनी पावर है, और कितनी पावर के या शक्ति जो हम बोल रहे हैं वैद्युत शक्ति, तो ये जो परिपथ है इसकी कितनी वैद्युत शक्ति है और इसमें कितनी वैद्युत शक्ति के बल्ब लगाने हैं। तो इसकी हमें टोटल वैद्युत शक्ति निकालनी है। तो परिपथ की वैद्युत शक्ति कैसे निकालेंगे? परिपथ की वैद्युत शक्ति, शक्ति को वैद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और P इज इक्वल टू होता है VI। P इज इक्वल टू क्या होता है? VI। और सवाल में हमें B दे रखा है 250 वोल्ट, I दे रखा है 5 एम्पियर। तो P यहां से निकाल लेंगे। परिपथ की जो वैद्युत शक्ति है ये हो जाएगी 250 इंटू 5। इसको हम इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी ये सॉल्यूशन करने में ये 25 कट जाएगा, इसलिए हम इसको आगे नहीं करते हैं। तो ये कितना हो गया? 250 इंटू 5 वाट। क्या आ गया? ये आ गई हमारी वैद्युत की परिपथ की वैद्युत शक्ति। अब हमें चाहिए कि 25 वाट के कितने बल्ब जला सकते हैं। तो अगर मान लो इसकी परिपथ की वैद्युत शक्ति 25 वाट होती तो हम एक बल्ब जला सकते थे, अगर 50 वाट होती तो 2 बल्ब जला सकते थे। तो ऐसे करके हमारे पास कितना है? हमारे पास है 1250 वाट। तो इसमें हम कितने बल्ब जला सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास परिपथ की वैद्युत शक्ति आई है उसमें हम एक बल्ब की वैद्युत शक्ति से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं, जल सकने वाले कुल वैद्युत बल्बों की संख्या, कुल वैद्युत बल्बों की संख्या, मान लो हम n से प्रदर्शित कर देते हैं संख्या को, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू परिपथ की वैद्युत शक्ति। तो कुल वैद्युत शक्ति हमने क्या माना है? P माना है, और एक बल्ब की वैद्युत शक्ति को हम मान लेते हैं P1। क्या मान लेते हैं? P1। तो ये क्या हो गया? 25 वाट। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन P1। वैल्यू रखते हैं, P कितना है हमारा? P है हमारा 250 गुणा 5, और हमारे पास P1 कितना है? 25। तो 25 से जब हम 250 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5। तो n कितना आ गया? 50। तो n क्या है? एक संख्या है। तो हमें पता लग गया कि इस परिपथ में हम कितने 25 वाट के बल्ब लगा सकते हैं, उसकी संख्या कितनी है? 50। तो चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो इस प्रकार है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लगा के दिया है इसी में,
उत्तल दर्पण के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमारे पास जो उत्तल दर्पण होता है वो सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है, सीधा बनाता है। तो इसके दो ही प्रतिबिंब बन सकते हैं जो हम अभी तुम्हें ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये ध्रुव होता है और इधर तुम्हारी फोकस होती है और वक्रता केंद्र होता है। तो इधर पहले फोकस ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं हम वक्रता केंद्र। और उत्तल दर्पण में तुम्हारे दबे हुए हिस्से पर पॉलिश होती है और उभरे हुए भाग परावर्तक तल का काम करता है। अब मान लो हमारे पास कोई वस्तु अनंत पर रखी है, तो अनंत पर रखी हुई वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी और प्रकाश किरणें जब चलेंगी तो वह कहाँ पर मिलती हैं, प्रकाश किरणें हमेशा अनंत से जब आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें तुम्हारी फोकस से होती हुई जाती हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाएं तो ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और हम दर्पण के अंदर की लाइन को हम डॉटेड दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं, डॉटेड दिखाते हैं। और दूसरी किरण मान लेते हैं यहां से खींच देते हैं, क्योंकि हमें कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम दो रेखाओं की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे को कट कर रही हों। तो हम यहां बनाते हैं इसका। तो इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब बिंदु के आकार का प्राप्त होता है। और ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि ये दर्पण के अंदर बन रहा है। और कहां बनता है, फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा है, आभासी है और ये सीधा होता है। ये हम अगले फिगर में तुम्हें दिखाते हैं सीधा कैसे होता है। ये जो वस्तु रखी हुई है हमारी, ये वस्तु रखी हुई है अनंत पर। वस्तु कहां रखी है, अनंत पर रखी हुई है। अगर हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के मध्य बन जाएगा, लेकिन तब भी कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो चलिए वो वाला देख लेते हैं हम प्रतिबिंब बना के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक उत्तल दर्पण बनाया, उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष खींचा, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है, उत्तल दर्पण को नाम दे देते हैं MN, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। अब यहां से हमने क्या किया, जो वस्तु ली थी वो अब हम अनंत पर ना लेकर अनंत और ध्रुव के मध्य ले लेते हैं। तो वस्तु लेते हैं हम इधर, क्या नाम देते हैं इसको, नाम फिर से दे देते हैं AB। तो सब एक काम करते हैं हम, एक किरण डालते हैं हम मुख्य अक्ष के समांतर, जो कैसी जाती हुई प्रतीत होगी, हमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी और बाहर की तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। एक किरण और लेते हैं, जो हम क्या करते हैं, उस किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी रास्ते में वापस आती है जिस रास्ते पर जाती है। तो लिख बना लेते हैं इसको भी हम। तो ये दोनों किरणें कहां काट रही हैं, ध्रुव और फोकस के मध्य काट रही हैं। तो यहां हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब ड्रॉ कर देते हैं। और ये प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा है, वस्तु से छोटा है और आभासी है। क्यों, क्योंकि ये दर्पण के अंदर बन रहा है। दूसरी चीज, हमारे पास प्रकाशिक केंद्र की ओर जाने वाली किरण जैसी गई थी वैसी ही वापस आ गई है। तो इस प्रकार हमें पता लग गया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमारा आभासी, वस्तु से छोटा और सीधा। तो चलिए इसके हम दो व्यवहारिक उपयोग लिख लेते हैं सॉरी। तो उपयोग पहला लिख लेते हैं हम इसका। एक इसका उपयोग होता है तुम्हारा, जो तुम्हारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं या वाहन होते हैं, वाहनों के साइड मिरर में इस मिरर का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत अधिक होता है,
जिससे ये छोटी वस्तु को बहुत दूर से आ रही प्रकाश की किरणों को छोटी करके दिखा सकता है ये। तो इस वजह से इसका एक सबसे अच्छा उपयोग होता है, वाहनों के साइड मिरर में। किसमें होता है? साइड मिरर में। ठीक। दूसरा उपयोग क्या होता है इसका? दूसरा उपयोग होता है इसका स्ट्रीट लाइट में। क्यों? क्योंकि ये एक अपसारी नेचर का दर्पण होता है। कैसे नेचर का? अपसारी नेचर का। अपसारी नेचर क्या होता है? अपसारी नेचर होता है प्रकाश को फैलाने की क्रिया। तो ये क्या कर रहा है? अगर प्रकाश यहां से आ रहा है तो देखो कैसा फैलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा चित्र बना के दिखाते हैं हम। अगर कोई किरण ऐसे आई तो ये ऐसे जाएगी, किधर फैलती हुई दिखाई दे रही है आपको? फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे देखो, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण कैसी दिख रही है? दूर की तरफ हटती हुई दिख रही है। तो ये क्या कर रहा है? प्रकाश को फैला रहा है। तो इसका दूसरा उपयोग होता है स्ट्रीट लाइटों में। किसमें होता है? स्ट्रीट लाइटों में, जिससे कि जो स्ट्रीट है उनका ज्यादा क्षेत्र प्रकाशित हो सके। तो चलिए चलते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन पर, जो इस प्रकार है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से? इसका मतलब होता है जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी मानव नेत्र किसी वस्तु को अपने पास रखी अधिकतम कितने पास रखी वस्तु को देख सकता है। या हम बोलें कोई वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, मैं अपनी आंख के पास लेके आऊंगा तो मुझे ये कहां तक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये क्या होती है? स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दूरी होती है। ये स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दूरी। और ये सामान्यतः कितनी होती है? ये सामान्यतः होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो बने रहिए हमारे चैनल द CRS टेक के साथ। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।